friends, this is Sunny Dev and welcome to my YouTube channel। जैसा कि आप लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, तो सेकंड चैप्टर जो हिस्ट्री क्लास 8 का है, ट्रेड टू टेरिटरी, इसमें से किस तरह से ब्रिटिश ट्रेड करने के लिए आया और धीरे धीरे जो है अपना पूरा टेरिटरी जो इस्टेब्लिश करते जा रहा है, अपना इलाका बढ़ाते जा रहा है और अपनी जो कंपनी रूल इस्टेब्लिश कर चुका है इंडिया में। उसमें से इसके प्रति जैसे कुछ बैटल्स हुए थे, जैसे बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ बक्सर, इसके बाद कार्नेटिक वार हुआ था। इसके बाद जो कुछ थोड़ा बहुत जो रूलर बच रहे थे उसके साथ ही वार हुआ था, जैसे टीपू सुल्तान के साथ हुआ था मैसूर वार। उसके बाद मराठा एक इम्पोर्टेंट पावर था, उसके साथ हुआ एंग्लो मराठा वार। अब इतना होने के बाद जो इंडिया में सबसे लगभग सभी पार्ट से रूल करना स्टार्ट कर चुका था, लेकिन ऑल ओवर इंडिया पे कंट्रोल कर दिया था। बच रहा था तो दो मेन पार्ट बच रहा था, वो पार्ट था सिंध और दूसरा पार्ट था पंजाब। अब इसी में कहता है कि एनेक्सेशंस करना था, सिंध पे जीत हासिल करना था और पंजाब पे जीत हासिल करना था। यूरोप में जो ट्रीटीज हुआ था रशिया और मतलब जो कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो चुका था रशिया और ब्रिटेन के बीच में, इंग्लैंड के बीच में, तो ऐसा उसको लगता था कि जो पाकिस्तान, जो कि आज के टाइम का पाकिस्तान है, पाकिस्तान उस टाइम नहीं था, अफगानिस्तान, और पाकिस्तान तो सिंध कहलाता था, तो अफगानिस्तान के साइड से रशिया को एंट्री करने का डर था। इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि उस इलाके में कब्जा करने के लिए अफगानिस्तान के साथ वार भी हुआ। जो एग्रेसिव पॉलिसी था ब्रिटेन का, वो धीरे धीरे पास होते जा रहा था। डर था उसको किससे? डर था रशियन से, डर था अमेरिकन से, डर चूँकि आउटर जो फॉरेन कंट्री था उससे डर था कि इंडिया में जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट थे उस इलाके से, यानी कि अफगानिस्तान ईरान के रास्ते से वो इंडिया पे सडनली अटैक कर सकता है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इस इलाके का जो इस पार्ट का जो एरिया था उसको अपने कंट्रोल में ना चाहा। इसमें से दो वार भी हुआ थे। इसमें से दो वार क्या क्या हुआ था? ये इम्पोर्टेंट वार था कि जो सब कंटिनेंट था लगभग 1819 तक पूरा इंडिया में तो आ ही चुका था। इसके बाद क्या हुआ था कि 1832 में जो रोड्स था या तो फिर जो रूट्स थे वो क्या कर दिए गए, ओपन कर दिए गए थे। जो रोड्स और रिवर्स थे सिंध के लिए वो क्या कर दिए थे, ब्रिटिश ट्रेड के लिए एक ट्रीटी के माध्यम से ओपन कर दिया गया कि सिंध में भी ब्रिटिश ट्रीटी, मतलब कि ब्रिटिश जो है वो ट्रेड करेगा। ओके, तो इसमें से दो वार हुआ था। कब कब हुआ था? तो फर्स्ट अफगान वार, इसके लिए दो वार हुआ था। फर्स्ट अफगान वार हुआ था और सेकेंड अफगान वार हुआ था। फर्स्ट अफगान वार हुआ था 1839 से 42, 1839 से 42, और सेकेंड हुआ था 1878 से 80। ये वार किस लिए हुआ था? तो क्लियर है कि जो सिंध वाले इलाके थे, सिंध वाले पार्ट थे, वहां पे कंट्रोल करना था। ओके, तो फाइनल रिजल्ट क्या हुआ? तो फाइनल रिजल्ट क्या निकला इसका? ये दोनों वार में ब्रिटिश जीता, और जीतने के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश सिंध में अपना जो रेसिडेंस, जो अपना कंपनी स्टेशन कर दिया, अपना कंपनी इस्टेब्लिश कर दिया। ओके, तो ये किसका था? ये था सिंध का। और जैसे सिंध हुआ तो इससे क्या हुआ कि जो रशियन का जो इलाका था, जो टेरिटरीज था रशियंस का, इंग्लिश के लिए वो क्या हो गया, डिफेंस करना अब आसान हो गया था। और इसका चूंकि ये पार्ट पूरा कंप्लीट किसके अंतर्गत आ गया था, वो आ गया था ब्रिटिश के अंतर्गत। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बर्मा, जिसका नया नाम अभी क्या है, म्यांमार, बर्मा, नेपाल, ये सभी क्या किया था, बर्मा को भी अपने कंट्रोल में, मतलब अपने कंट्रोल में ले लिया था, जीत लिया था। नेपाल भी क्या था, नेपाल भी एक इम्पोर्टेंट जो रेजिस्टेंस के रूप में था। फिर फाइनली क्या हुआ कि नेपाल के जो डिस्ट्रिक्ट था गढ़वाल और कुमायूं, वो क्या हो गया, वो ब्रिटिश कंट्रोल में आ गए। जो तराई रीजन था, नेपाल के नीचे का जो रीजन है, बिहार वाला, यूपी वाला जो रीजन है नीचे का, तराई रीजन बोलते हैं, तो तराई रीजन भी किसके कंट्रोल में आ गया था, ब्रिटिश के कंट्रोल में आ गया था। ओके, तो अब इसके बाद ये सब आया किसके तहत, तो सब्सिडरी ट्रीटी के तहत आया था। अब ये सब्सिडरी ट्रीटी क्या होता है?
तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे सब्सिडी ट्रेटी क्या होता है। तो सब्सिडी ट्रेटी का मतलब हो गया कि जो फॉरेन अटैक होगा तुम पे, ब्रिटिश का कहना था जो फॉरेन अटैक होगा उससे तुमको हम बचाएंगे, बाकी सेना हम रखेंगे, सेना को फिट करना पड़ेगा। यानी फिट करने का मतलब हुआ कि जो सेना रख रहे हैं हम, ब्रिटिश सेना जो आर्मी है उसको मेंटेन करेगा कौन, मेंटेन करेगा वो स्टेट का जो रूलर है वो मेंटेन करेगा, जो किंग है वो मेंटेन करेगा। और उसके बाद यानी ओवरऑल स्टेट पे कंट्रोल बोलो तो इनडायरेक्टली ब्रिटिश का होता था, सिर्फ कहने का नाम मात्र का होता था कि हम क्या है, राजा हैं। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, एनेक्सेशन ऑफ पंजाब। अब ये तो बात आ गया कि इस टाइम पंजाब में था महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब में रूल कर रहे थे महाराजा रंजीत सिंह। तो एक्चुअली महाराजा रंजीत सिंह के बारे में बात करते हैं तो 1780 से 1839 तक जिसका मतलब जो है डेथ पीरियड है। अब कहता है कि जो रंजीत सिंह थे ये अपना कैपिटल जो है लाहौर बनाए थे और सिंध मतलब कि ये पंजाब के जो इलाका था वहाँ पे रूल कर रहे थे। अब वह कहते हैं कि पंजाब ये सिंध भी अब कंट्रोल में आ चुका है ब्रिटिश के, तो सिंध के कंट्रोल में आ जाने के बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट और जो पावरफुल जो स्टेट बच रहा था वो बच रहा था पंजाब, जो कि अभी ब्रिटिश के कंट्रोल से बाहर था, इंडिपेंडेंट था। और वहाँ के राजा कौन थे, तो वहाँ के राजा थे महाराजा रंजीत सिंह। तो अब इन्होंने क्या किया कि महाराजा रंजीत सिंह से फ्रेंडशिप किया। क्या किया, ब्रिटिश ने महाराजा रंजीत सिंह से फ्रेंडशिप किया और एक ट्रीटी साइन किया परपेचुअल फ्रेंडशिप का, परपेचुअल फ्रेंडशिप का साइन जो है, फ्रेंडशिप का ट्रीटी साइन किया। और इस ट्रीटी के तहत अब उसकी पहले क्या था, पहले फ्रेंडशिप करता था, पहले हाथ पकड़ा उसके बाद गर्दन करता था। तो एक जो एक क्या कर दिया है, जो परपेचुअल फ्रेंडशिप किया। और जो रंजीत सिंह ही थे जो अपना जो रूल जो सरकार चलाते थे वो सरकार एक खालसा नाम चलाते थे, सरकार ए खालसा जी, सरकार ए खालसा जी। क्योंकि जो महाराजा जो गुरु गोविंद सिंह थे उसके मरने के बाद बंदा बहादुर जो खालसा पंथ था उसका लीडरशिप कर रहे थे। फिर बंदा बहादुर को क्या कर दिया गया, पकड़ लिया गया था और उसको क्या कर दिया गया, उसको मार दिया गया भाई फर्रुख सियार। ओके, तो इसको जो खालसा दल था उसको कौन मार, उसको 1716 में बंदा बहादुर को क्या कर दिया, फर्रुख सियार के द्वारा मार दिया गया था। फिर कहता है कि जब महाराजा रंजीत सिंह के मरने के बाद, हाँ इसमें जो महाराजा रंजीत सिंह ही थे जो नादिर शाह के द्वारा यहाँ से कोहिनूर हीरा को जीत करके ले चला गया था अफगानिस्तान। तो महाराजा रंजीत सिंह ने उसको जीत करके शाह शुजा से फिर वापस लेकर के आए थे इंडिया। ओके, तो ये महाराजा रंजीत सिंह के बाद एक रूलर आया था महाराजा दलीप सिंह। कौन आया था, महाराजा दलीप सिंह एक रूलर आया था। और ये महाराजा दलीप सिंह की बात करते हैं तो ये भी कश्मीर में ही रूल करते थे। कहाँ रूल करते थे, कश्मीर में रूल करते थे। कहता है कि जब डेथ हो गया 1839 में, 1839 में किसका डेथ हुआ, महाराजा रंजीत सिंह के। तो महाराजा रंजीत सिंह के डेथ के बाद जो दलीप सिंह क्या हुए, जो कि इसके सन थे, वो 1843 में क्या हुए कि जो मतलब कि अपने आप को प्रोक्लेम किए कि अब जो है महाराजा रंजीत सिंह की डेथ हो चुकी है और अब यहाँ के इसके बाद जो बनने वाले हम राजा हैं, रूलर, अपने आप को रूलर घोषित कर दिया। कहाँ का, कश्मीर का। कौन, दलीप सिंह, दलीप सिंह। ओके, दलीप सिंह कहीं पर दिलीप सिंह का हुआ रहता है। और इसी का फायदा उठाया, इसी का फायदा कौन उठाया, जो एक मेन जब रूलर, जैसे कि अभी भी देखते हैं
कि कोई लीडरशिप में कोई गवर्नमेंट चलाई जा रही है, तो जब लीडरशिप कमजोर पड़ता है तो दूसरा पार्टी वाला क्या होता है, तुरंत फायदा उठाता है मौका का। जब मेन रूलर का डेथ हो गया था महाराजा रंजीत सिंह का, उसके बाद मौका देखा, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल गया, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिला ब्रिटिश को, और यही टाइम था इस पे अटैक करने का। किस पे? दिलीप सिंह पे अटैक करने का एक मेन टाइम बना था। और ये इसी के दौरान क्या हुआ कि पंजाब को अपने में एनेक्सेशन करना, मतलब मिला लेना, पंजाब को जीत लेना। और जो वार हुआ था, फर्स्ट एंग्लो सिख वार के नाम से जानते हैं। एंग्लो सिख वार फर्स्ट हुआ था और फिर सेकंड हुआ था। अब फर्स्ट एंग्लो वार की बात करें तो फर्स्ट कब हुआ था, तो इसी के देख रहे हो कि 43 में राजा बना, और यहाँ पर फर्स्ट हो गया 45 से 46 में, तुरंत एंग्लो सिख वार हो गया। ये सब सिख थे, तो ये एंग्लो सिख वार तुरंत हो गया 1845 से 46 में। और जो सेकेंड एंग्लो सिख वार हुआ था वो फिर इसके कुछ दिनों के बाद हुआ था। सेकेंड हुआ था 1848 से 49। और ये दोनों वार के बाद क्या हुआ, फाइनली ब्रिटिश जो है पंजाब को भी जीत लिया था। इसके बाद एक टॉपिक बनता है, सब्सिडरी अलायंस बनता है। हाँ, दिलीप सिंह जो था इसको क्या कर दिया गया, देखिए फर्स्ट एंग्लो वार, सेकेंड एंग्लो सिख वार, ये दोनों वार जीत लिया, दोनों वार हुआ। और दोनों वार समाप्त होने के बाद पंजाब को ब्रिटिश अपने में मिला लिया। इसके बाद जो दिलीप सिंह थे, दिलीप सिंह को 50,000 पाउंड पर ईयर, 50,000 पाउंड पर ईयर, कितना 50,000 मतलब 50,000 पाउंड। पाउंड क्या है, तो पाउंड वहां का करेंसी है, इस तरह सिंबल हो जाता है, पाउंड वहां का करेंसी है। तो उस जमाने में 50,000 पाउंड पर ईयर इसको भेज दिया जाता था। यानी कि दिलीप सिंह पे जो है पूरा पंजाब को अपने में मिला लिया, उस पर विजय हासिल कर लिया। और दिलीप सिंह को इंग्लैंड भेज दिया गया एजुकेशन के लिए। इसलिए भेज दिया, एजुकेशन के लिए उसे इंग्लैंड भेज दिया। और पर एनम कितना दिया जाता था, 50,000 पाउंड उस जमाने में दिया जाता था। इसके बाद एक सब्सिडरी अलायंस है। अब ये क्या कहता है, ये सब्सिडरी अलायंस की बात करते हैं, दो चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सब्सिडरी अलायंस, और एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। सब्सिडी यानी कि कहता है कि सब्सिडी दिया जाता था। सब्सिडी की बात करते हैं तो एक तरह से क्या दिया जा रहा था, सब्सिडी दिया जा रहा था। ओके, तो ये सब्सिडी अलायंस की घटनाएं की बात करते हैं कि ब्रिटिश जो रूलर्स थे उससे एक ट्रीटी करता था, सब्सिडी ट्रीटी की बात अभी कर रहे थे। तो उस सब्सिडी ट्रीटी पर साइन करवाता था, सब्सिडी ट्रीटी पे साइन करवाता था। और जो भी स्टेट था, यानी कि वो एक तरह से माना जा रहा है कि कोई भी घटनाएं घटेगी, कोई फॉरेन अटैक करता है तो उस कंडीशन में ब्रिटिश उस रूलर की हेल्प करता था। और बाकी जो उसका रिसोर्सेज था वो यूज कौन करता था, वो यूज करता था ब्रिटिश। और आश्वासन देता था कि अगर कोई बाहर से अटैक कर रहा है तो उससे हम तुमको बचाएंगे। तो इस तरह से ट्रीटी पर साइन करवा लेता था। यानी कि इनडायरेक्टली मालिक कौन बन जाता था, वो बन जाता था ब्रिटिश। तो इस प्रकार से सब्सिडरी अलायंस जो था वो ब्रिटिश के लिए क्या था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यानी कि उसके लिए पूरा एडवांटेज था, किसके लिए, सब्सिडरी अलायंस का एडवांटेज होता था ब्रिटिश को, ना कि रूलर को। तो सब्सिडरी अलायंस जो है वो कब लाया गया था, तो लॉर्ड वेलेस्ली लाया था जब गवर्नर जनरल बना था। लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बना था तो सब्सिडरी अलायंस इन्होंने ही स्टार्ट किया था। 1798 में क्या किया था, सब्सिडरी अलायंस स्टार्ट किया था। क्योंकि ये जब बना था लॉर्ड वेलेस्ली, जब 1798 में यहाँ का गवर्नर जनरल बना था, तो इन्होंने ये क्या था, इसका मेन टारगेट क्या था, ब्रिटिश डोमिनियन का एक्सपेंस करना, ब्रिटिश डोमिनियन का एक्सपेंस करना। यानी जो एक्सटर्नल कैसे करेगा, जो रिलेशंस बनता था, जो एक्सटर्नल रिलेशन था उससे बचाने के नाम पे वादा करता था और पूरा क्या करता था,
कि अपना ब्रिटिश को है कि धीरे धीरे पहले तो वादा किया बाहर से कोई अटैक करेगा बचाएंगे हम, और अपना जो स्टेट डोमिनियंस था ब्रिटिश का उसको एक्सपेंड करता था। इसके साथ कुछ राष्ट्रीय का नाम है जैसे हैदराबाद, इसके किसके साथ में क्या था, निजाम ऑफ हैदराबाद, रूलर ऑफ मैसूर। ऑलरेडी हम डिस्कस किए थे एंग्लो मैसूर वार में कि जब टीपू सुल्तान की डेथ हो गई तो एक अनएक्सपीरियंस्ड युवा वहाँ के जो थे उसको बना दिया गया था राजा, रूलर बना दिया गया और उसको सब्सिडी ऐलान के तहत अपने में मिला लिया गया था। फिर हो गया नवाब ऑफ अवध, पेशवा सिंधिया, ये सबको आपस में क्या कर दिया, अपने में मिला लिया। किसके तहत, सब्सिडरी अलायंस के तहत क्या कर दिया, सबको अपने में मिला लिया था। सब्सिडी अलायंस सिस्टम का जो ट्रीटी था वो साइन करवा दिया था। इसके बाद आता है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये क्या था, कहता है कि वो रूलर जिसको कोई अपना वारिस नहीं हो, यानी जिसे अपना कोई बेटा नहीं हो, उसकी पूरा स्टेट किसके अंतर्गत चलेगी, ऑटोमेटिकली जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर चली जाएगी। तो ये किसके तहत, लॉर्ड डलहौजी, ये अप्लाई किसने किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, लॉर्ड डलहौजी। कहने का सेंस ये हुआ कि जिस रूलर के अपना कोई अधिकार, मतलब कि अपना कोई वारिस नहीं हो, अपना कोई बेटा नहीं है, उसका जो रूलर के मरने के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका यानी कि अपना कोई उत्तराधिकारी नहीं है, अपना कोई बेटा नहीं है, अपना कोई आगे वारिस नहीं है, उस डायनेस्टी को चलाने वाला कोई नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करता था कि वो इंडियन स्टेट्स को वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंतर्गत मिला लिया जाएगा। जिसका बेटा नहीं है, जैसे होता है अडॉप्टेड सन, एक तो हो गया अपना बेटा, एक हो गया अडॉप्टेड सन। तो जो अडॉप्ट किया गया बेटा, इससे रानी की लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने एक बेटा को गोद लिया था। गोद लेना, अडॉप्ट करना। तो वही कहता है कि जिस रूलर का अपना बेटा नहीं है, वो अडॉप्ट किए हुए बेटे को अपना संपत्ति, अपना स्टेट, अपना राज्य, अपना वेल्थ सब कुछ नहीं दे सकता है। वो क्या हो जाएगा, जिसको बेटा नहीं, वो ब्रिटिश के अंतर्गत मिला लिया जाएगा। इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करते हैं। किसके द्वारा अप्लाई किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अप्लाई किया गया था। इसे मिलाने वाला स्टेट्स कौन कौन से हैं, तो वो जैतपुर, संबलपुर, झांसी, उदयपुर, बागठ, तो इस तरह से क्या हो गया, उदयपुर, नागपुर। तो इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स थे जिसको अपना बेटा नहीं था, वो एडॉप्टिव सन को जो प्रॉपर्टीज है वो ट्रांसफर नहीं हो सका और सभी को ब्रिटिश अपने में मिला लिया। ओके, तो इस तरह से आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश। ओके, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना अधिक से अधिक हो सके वीडियो को शेयर करें। ओके, थैंक यू।